हेलो बच्चों, हाउ आर यू? सब फर्स्ट क्लास। तो आज हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ये जो मैंने अभी निशान बनाया है, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होकर एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके थे। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। तो चलिए ये नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज़ एन एडिशनल ओएच ग्रुप। मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पे, हर एक आरएनए के न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू में एक एडिशनल ओएच ग्रुप होता है। अब ये ओएच ग्रुप कहाँ से आता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को याद करो, जो पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर थी, जो कितने कार्बन की रिंग होती है, 5 कार्बन की रिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं पेंटोज। तो यहाँ पे एक कार्बन होता है, एक कार्बन यहाँ पे होता है, यहाँ एक कार्बन होता है, 4 कार्बन, और एक कार्बन होता है इधर 5th कार्बन। तो जो इसकी जो सेकंड वाली पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, अगर यहाँ पे OH ग्रुप है, ठीक है, तब हम इसको बोलते हैं राइबोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स? राइबोज शुगर, ठीक है। और अगर यहाँ पे OH की जगह O को यहाँ से डिलीट कर दें, O को यहाँ से हटा दें, केवल H बचेगा, तो इसका ये हो जाता है डीऑक्सी। डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन डिलीट हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो गई, और केवल क्या बचा? हाइड्रोजन। तब हम इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर। तो ये वाली जो शुगर है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो शुगर, जो केवल डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है, ये वाली। और जो आरएनए के अंदर शुगर होती है उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर। आरएनए के अंदर जो शुगर होगी उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो शुगर आपको दिख रही है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर, ये प्रेजेंट होती है डीएनए के अंदर। और इसी सेकंड पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से आरएनए जो होता है वो होता है अनस्टेबल, और डीएनए जो होता है वो होता है स्टेबल। और इसी वजह से आरएनए के साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव ग्रुप होता है, और आरएनए के अंदर म्यूटेशन रेट भी बहुत फास्ट होती है, राइट। तो इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी आरएनए वायरसेस होते हैं उनकी वैक्सीन बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। जैसे कि अभी आपको पता है कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है ट्रायल पे है, लेकिन आज से पहले मैं बता दूं जितने भी आरएनए वायरस आए, फॉर एग्जांपल HIV वायरस की बात करते हैं, सबसे पुराना वायरस है, आज तक उसकी वैक्सीन नहीं बन पाई है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ आरएनए वायरस, एंड आरएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल विच हैविंग फास्टेस्ट म्यूटेशन रेट, राइट। तो इसकी जो म्यूटेशन रेट है बहुत फास्ट होती है, जिसकी वजह से इसके साथ डील करना इम्पॉसिबल होता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे और दूसरी लाइन में क्या दिख रहा है कि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है कौन सी पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। तो ये कौन सी पोजीशन है? दिस इज सेकंड पोजीशन ऑफ द पेंटोस शुगर। तो कई बार ये एग्जामिनर पूछ लेता है, भाई बताओ डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, व्हाई? तो आप बता सकते हो कि उसके अंदर एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप प्रेजेंट होता है एट द सेकंड पोजीशन ऑफ पेंटोस ग्रुप, जिसकी वजह से आरएनए ज़्यादा अनस्टेबल होता है, राइट। ऑल्सो इन आरएनए, और क्या होता है आरएनए के अंदर? यूरासिल प्रेजेंट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायमिन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि जो आरएनए होता है उसमें केवल यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है। थायमिन होता है डीएनए के केस में, और जो थायमिन है उसका दूसरा नाम क्या होता है? 5-मिथाइल यूरासिल। ये दूसरा अनदर केमिकल नेम है थायमिन के लिए। अब जो डीएनए होता है, डीएनए एक कैसा सब्सटेंस है? एसिडिक सब्सटेंस है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था फ्रेडरिक मिशर के थ्रू। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में जो पस सेल्स होती हैं ना, पस सेल्स क्या होती हैं? जब हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर करता है तो हमारी WBC और बैक्टीरिया के बीच में फाइट चलती है, तो उसमें हमारी WBC तो भी बहुत सारी मारी जाती हैं, ठीक है। और जो WBC मर जाती हैं वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और फिर पस फॉर्मेशन हो जाती है। आप में से देखा होगा किसी की अगर वुंड हो जाए तो उसमें वाइट कलर का पस निकलता है, उसके अंदर डेड WBCs होती हैं, और उन WBCs के न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल को फाउंड किया था फ्रेडरिक मिशर ने, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा न्यूक्लिन, ठीक है। और क्या कहते हैं फिर कि बहुत उस टाइम पे 1869 की अगर बात करें तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, बहुत ही लिमिट सोर्सेज थे, ठीक है। और
इतने बड़े लॉन्ग पॉलीमर को, जो कि बहुत ज़्यादा इंटैक्ट होता है, उसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल था, ठीक है। और इसी वजह से, उसके आइसोलेशन की वजह से, इसके एलुसिडेशन की वजह से उसकी स्ट्रक्चर अननोन रही बहुत ही लंबे समय तक। और बाद में फिर 1953 में 4 साइंटिस्टों ने मिलके डीएनए की स्ट्रक्चर का पता लगाया और उन्होंने बताया एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। उनके नाम थे जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। इन्होंने किसके बिहाफ पे डीएनए की स्ट्रक्चर को बताया था, उसका नाम याद रखना, उसका नाम था एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है। और एक इन्होंने डाटा प्रोड्यूस किया था मॉरिस विल्किन के साथ और रोजालिंड फ्रैंकलिन के साथ मिलके। रोजालिंड फ्रैंकलिन वो लेडी हैं जिनके ऊपर इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था और इस ज़्यादा एक्सरे एक्सपोजर की वजह से इनको ओवेरियन कैंसर हो गया था और इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब और हम बता देते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वो किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन। इन दोनों का नाम आप देखते हो हर एक बुक के अंदर, ठीक है। वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ देयर प्रपोजिशन, उनके हॉलमार्क्स का जो प्रपोजिशन था वो क्या था कि इनके बीच में बेस पेयरिंग होती है 2 स्ट्रैंड्स के बीच, ठीक है। क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स केवल अकेली तो होती नहीं है, अगर हम देखें कि एक डीएनए की ये स्ट्रैंड है तो इसके साथ में इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी होगा और इनके बीच में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके बीच में बेस पेयरिंग होती है। वो मैंने बता दिया था कि जो एडेनाइन होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करता है, उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। साइटोसिन हमेशा ग्वानाइन के साथ पेयरिंग करता है, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानाइन और साइटोसिन के बीच में जो बॉन्ड होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है थोड़ी सी वीक होती है बिकॉज इट कंटेन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जो प्रपोजिशन थी ये वाली, उसको किसके बेस पे ऑब्जर्व किया गया था, अरविंद चारग्राफ के बेस पे। अरविंद चारग्राफ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल बनाया था किसके लिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए, और उसका जो रेशो था उन्होंने बताया था कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो पिरिमिडिन्स के इक्वल होते हैं। तो प्यूरिन समझ गए, तो ये एडेनिन और थाइमिन ये क्या है, ये आपस में बेस पेयर करते हैं, और जो प्यूरिन है वो क्या है, एजी। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं, एजी होते हैं, और पिरिमिडिन्स क्या होते हैं, सीटी, ठीक है। डीएनए की बात कर रहे हैं, और अगर आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ पे होता सीयू, क्योंकि वहाँ पे थाइमिन की जगह पे यूरासिल होता। तो शुरू के जो दो हैं वो उनको हम बोलते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स मतलब एजी और सिट्टू मतलब पिरिमिडिन्स, ठीक है। तो प्यूरिन्स आर इजिकल टू पिरिमिडिन्स, ये चारग्राफ अरविंद ने बताया था, ठीक है। और उन्होंने एक रूल दिया था जिसको बोला गया था चारग्राफ रूल। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो बेस पेयरिंग होती है कन्फर्स करती है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी को, किसकी प्रॉपर्टी, पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, राइट। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, और उनको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहते हैं, एक एग्जांपल से यहाँ पे समझते हैं हम। अभी यहाँ पे समझिए आप कि ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और इस डीएनए के स्ट्रैंड पे यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे गुआनाइन है, या साइटोसिन है, या थाइमिन है, ठीक है, यहाँ फिर एडेनिन है और यहाँ फिर गुआनिन है। तो ये डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, आप सभी को पता है। अब इसका जो दूसरा स्टैंड होगा वो अटैच होगा दूसरे वाले से। तो हमें पता है कि एडेनिन किसके साथ पेयरिंग करता है, हमेशा थाइमिन के साथ, और गुआनाइन किसके साथ पेयरिंग करता है, हमेशा साइटोसिन के साथ। उसी तरह से साइटोसिन किसके साथ पेयरिंग करेगा, गुआनाइन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये भी एक स्ट्रैंड हो गया। अब यहाँ पे एक स्ट्रैंड बना दिया हमने डीएनए का, तो यहाँ पे ये डीएनए कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। तो एक स्ट्रैंड तो डीएनए का ये है और दूसरा स्ट्रैंड डीएनए का ये है, तो ये हो गए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो सीक्वेंस है, जो हमें पता है कि जो एडेनिन है वो हमेशा किसके साथ अटैच रहेगा, थाइमिन के साथ, गुआनाइन हमेशा किसके साथ अटैच रहेगा, साइटोसिन के साथ। तो इस तरह की बेस पेयरिंग को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो गुआनाइन है वो थाइमिन के साथ अटैच होगा, अगर ऐसा होगा तो इसमें फिर म्यूटेशंस के चांस हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जो प्रोटीन होती है वो डिफरेंट बनती है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी के अंदर जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, तो आपने उसको भी देखा था, राइट। तो वो म्यूटेशंस के पार्ट हैं। अब यहाँ पे आपको समझ आ गया। तो ये क्या मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंसेस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड इज नोन। अगर हमें एक स्ट्रैंड के जो एक स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है उसके जो बेस का सीक्वेंस है वो हमें पता है, तो हमें दूसरे का सीक्वेंस हम इजीली पता कर सकते हैं। भाई अगर हमें एक स्ट्रैंड मिल गया और एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमें पता चल गया, सपोज करो कि हमें एक स्ट्रैंड मिल गया दिस वन,
ठीक है। और इसके अंदर हमें पता है एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमिन है, यूरासिल है। तो हमें पता है कि जो दूसरा स्ट्रैंड है उसके अंदर भी क्या होगा, एडेनिन की जगह पे थायमिन होगा, जी की जगह पे सी होगा, सी की जगह पे जी होगा, टी की जगह पे ए होगा, ठीक है। यहाँ पे यू नहीं होता, ये यू लिख दिया है, तो यूरासिल की जगह पे क्या होगा, यूरासिल की जगह पे होगा थायमीन, ठीक है, और उसकी जगह पे ए होगा। तो हम दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस इजीली पता कर सकते हैं अगर किसी भी एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस हमको पता है तो, ठीक है। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम अ DNA, लेट्स कॉल इट इज़ अ पेरेंटल DNA, एक्ट एज अ टेम्पलेट। और इसमें क्या लिखा गया है कि जो DNA होता है जब वो रेप्लिकेट करता है तो DNA का हर एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, और उसी टेम्पलेट से एक नया DNA सिंथेसाइज होता है जिसको बोलते हैं डॉटर DNA, ठीक है। और लिखा है ना, एंड द डबल स्टैंडर्ड DNA, जिसको हम डॉटर DNA बोलते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, और जो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंटल DNA के, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ DNA बिकेम वेरी क्लियर। और इसी की वजह से जो इम्प्लीकेशंस थे इसकी स्ट्रक्चर को लेके वो अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। अब हम इसकी जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA आर एज फॉलोज। तो ए 1 बाई 1 इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस पॉइंट को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। यहाँ से क्या समझ में आया कि इसके अंदर क्या होता है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 चेन्स का बना होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड। तो इसके 2 स्ट्रैंड होते हैं, भाई ये क्लियर है। इसकी जो बैकबोन होती है वो किसकी बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन, समझते हो। फिर से स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, दिस वन, ये आपको दिख रही है, तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ बैकबोन। तो ये किसकी बनी है, शुगर है यहाँ पे और फॉस्फेट है, ठीक है, शुगर है और फॉस्फेट। और इसके फ्रंट में क्या दिख रहा है आपको, वो दिख रहे हैं आपको बेस पेयरिंग, राइट। तो इसीलिए इन्होंने बताया गया है कि इसकी जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की होती है। और यहाँ पे दिख रहा है सेकंड पॉइंट में, तो 2 चेन्स होती हैं वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी की होती हैं। इट मीन्स कि जो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी वो 5 प्राइम टू 3 होगी और दूसरी की होगी 3 to 5। सपोज करो कि जैसे ये आ गया, इसको समझते हैं। जैसे एक स्ट्रैंड ये है, यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर दिया, तो एक स्ट्रैंड तो हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो दिस वन इज़ 1 स्ट्रैंड और दिस वन इज़ अनदर स्ट्रैंड, तो ये 2 स्ट्रैंड हो गए, ठीक है। अब ये 2 स्ट्रैंड के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि इनकी जो पोलैरिटी है वो चेंज है। इसकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, इसकी पोलैरिटी है 5 to 3 प्राइम। तो यहाँ पे 5 प्राइम पे हमेशा क्या होता है, 5 कार्बन होता है और इस पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, और 3 पे हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहता है। तो 5 प्राइम जहाँ पे भी दिखे तो समझ लो वहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, 3 प्राइम जहाँ पे भी दिखे समझ लो वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। बिकॉज यहाँ पे हम पेंटो शुगर की बात करते हैं तो वहाँ पे 2nd और 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है RNA के केस में, जब DNA होता है तो ऑक्सीजन डिलीट हो जाता है, केवल हाइड्रोजन बचता है, ठीक है। दूसरे वाले में यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, तो इसकी जो पोलैरिटी है वो आपको दिख रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 प्राइम है तो इसका मतलब है यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप है। ये फ्री फॉस्फेट ग्रुप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये दूसरे 3 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से इनकी जो पोलैरिटी होती है वो चेंज होती है। तो हम जब इसकी स्ट्रक्चर को लिखते हैं या बनाते हैं DNA की स्ट्रक्चर को, सपोज करो ये DNA की स्ट्रक्चर है, एक स्टैंड ये हो गया और एक स्टैंड ये हो गया, तो हम यहाँ पे क्या शो करते हैं, यहाँ पे शो करते हैं एक स्टैंड पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसको शो करते हैं 3 to 5। तो ये शो करता है कि यहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ पे फ्री फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पोलैरिटी होती है। तो समझ में आ गया इसका ये सेकंड वाला पॉइंट। अब थर्ड वाला पॉइंट समझते हैं, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। जो बेसिस होते हैं 2 स्ट्रैंड्स के अंदर वो पेयर्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट। और वो क्या बनाते हैं, बेस पेयर बनाते हैं। बेस पेयर का मतलब क्या है कि अगर एडेनिन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो थायमिन से अटैच है तब इसको बोलते हैं हम बेस पेयर। बेस पेयर क्यों बोलते हैं, बिकॉज दीज आर नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। ए पेयर कर रहा है टी के साथ, सी पेयर कर रहा है जी के साथ। फ़र्क क्या है दोनों के अंदर, बॉन्ड का फ़र्क है। एक के अंदर डबल बॉन्ड है, एक के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एडेनाइन्स फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थाइमिन। तो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और याद रखना है कि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ पेयरिंग करता है। ऐसा नहीं होगा कि जो प्यूरिन है वो प्यूरिन के साथ पेयरिंग करे। प्यूरिन क्या है, ए और जी, तो ए कभी भी जी के साथ पेयर नहीं करेगा, ए किसके साथ पेयर करेगा, टी के साथ। और RNA है तो वहाँ पे यू के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडेनाइन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन, ठीक है, फ्रॉम अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। और
दूसरी बात क्या है कि जो ग्वानाइन होता है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हमेशा प्यूरिन्स जो होते हैं वो किसके साथ आते हैं, पिरिमिडीन के साथ आते हैं। तो वो क्या जनरेट करता है, अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस जनरेट करता है बिटवीन द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से देखना। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। तो जो 2 चेन्स होती हैं वो राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होती हैं, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस वन। तो इनकी जो पेयरिंग होती है उसको ऐसे बोलते हैं राइट हैंडेड। कैसे, यहाँ पे सपोज करो एक स्टैंड लगा दिया, तो इनकी जो पेयरिंग होती है वो इधर की तरफ से होगी, राइट हैंडेड की तरफ से, ठीक है। तो इस तरह से इनकी जो है कॉइलिंग होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि जो द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, जो इनकी पिच होती है हेलिक्स की कितने नैनोमीटर की है, वो 3.4 नैनोमीटर की है, ठीक है। और जो 1 नैनोमीटर होता है वो 1 बिलियंथ होता है मीटर का। तो इसको हम बोलते हैं 1 नैनोमीटर इजिकल टू 10⁻⁹ की 10⁻⁹, ठीक है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर होते हैं हर एक किसके अंदर, हेलिक्स के अंदर, ठीक है, और हर एक टन के अंदर। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately equal to 0.34 nm। मतलब क्या है, इनके बीच में जो ये डिस्टेंस दिख रही है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी वो 0.34 nm की होगी। कितनी, 0.34 nm। सेम इसी तरह से इनकी जो डिस्टेंस होगी 0.34 nm की होगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। और इनके बीच में क्या बताया गया है, एक हेलिक्स में कितने वो होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। एक हेलिक्स समझते हो ना, एक हेलिक्स का मतलब है ये जो आपको दिख रहे हैं, दिस वन इज़ 1 हेलिक्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 10 बेस पेयर्स मिलेंगे, और फिर ये हो गया एक दूसरा हेलिक्स। तो इस तरह से एक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर मिलते हैं, और जो डिस्टेंस होती है बेस पेयर के अंदर हेलिक्स में वो होती है 0.34 नैनोमीटर की। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ पॉइंट नंबर 5। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो प्लेन ऑफ 1 बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। तो जो एक प्लेन होता है वो दूसरे के साथ स्टैक रहता है। दिस इन एडिशन टू द एच बॉन्ड्स कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर, और वो उसकी स्टेबिलिटी को कन्फर करता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टैंड है, ये दूसरे के साथ क्या है, अटैच है ना। तो किसके साथ अटैच है, ये बेस पेयरिंग हो रखी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बीच में। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड बैकबोन, जहाँ पे क्या है, सारे के सारे शुगर मॉइटीज़ हैं। और यहाँ पे फ्रंट्स में आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रही है बेस पेयर्स, ठीक है, ये आपको सारे दिख रहे हैं बेस पेयर्स। तो क्लियर है। तो ये जो है इंटेक्ट करके रखती है शुगर और फॉस्फेट की जो बैकबोन है, इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और यहाँ पे जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पे लिखा है कि कंपेयर द प्योर स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स, कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स इन डीएनए रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। बिकॉज जो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स की स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था, जो प्यूरिन्स होते हैं डबल लिंक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो सिंगल लिंक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन्स हमेशा पिरिमिडीन्स के साथ अटैच रहेगा, तो डबल लिंक स्ट्रक्चर ऑलवेज कॉन्टैक्ट विद द और ऑलवेज पेयरिंग विद द सिंगल लिंक स्ट्रक्चर। जैसे एडेनिन की बात करें तो डबल लिंक स्ट्रक्चर है, किसके साथ रहेगा, थाइमिन के साथ। थाइमिन कैसी है, सिंगल स्ट्रक्चर। तो इनकी जो हमेशा डिस्टेंस है, या फिर हम कह सकते हैं इनके बीच में जो भी गैप है, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जो प्रपोजिशन है ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का डीएनए के अंदर, उसकी जो सिंप्लिसिटी है वो एक्सप्लेन करती है जेनेटिक इम्प्लीकेशन को, ठीक है, जो कि कैसी बन जाती है, रिवोल्यूशनरी। मतलब क्या है कि जो डीएनए होता है, डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए ही कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है जनरेशन टू जनरेशन। बिकॉज डीएनए जितना भी हमारी बॉडी के अंदर है, उसमें से 1% डीएनए कह सकते हैं, 1 और 2% डीएनए फंक्शनल होता है। बाकी जो डीएनए है 98% या 99% वो नॉन फंक्शनल है, जिसको हम जंक डीएनए बोलते हैं। और ऐसा डीएनए कितना, 1% डीएनए कैसा है, फंक्शनल है, इसको हम बोलते हैं जीन। तो जीन्स आर द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। आगे डिस्कस करेंगे इसको भी, ठीक है। तो क्या लिखा है कि वेरी सून फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी विच स्टेट्स दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। और ये जो सेंट्रल डोगमा है, ये किसने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने ही बताया था। सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कैसी होती है भाई, डीएनए से डीएनए का बनता है, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लिकेशन। और जब डीएनए से डीएनए बन जाता है, फिर सेल डिवीजन होता है, तो उसके बाद में डीएनए से आरएनए बनता है, विच इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। देन आरएनए विल लीड टू प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो फाइनली इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, और डीएनए का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, प्रोटीन है, और एमआरएनए क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है डीएनए से, और फाइनली इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है प्रोटीन के अंदर, जो कि हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो कि हमारा एक्सप्रेशन है, जो कि हमारे प्रोटीन्स हैं, जो कि हमारे एंजाइम्स हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल डोगमा।
ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है कि कुछ वायरसेस होते हैं जिनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में भी होती है। कैसे होती है? वहाँ पे आरएनए से डीएनए बन सकता है, और आरएनए से डीएनए जो बनता है इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए जब बनना था तब उसको बोल रहे थे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बना है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम टू द प्रोसेस? तो यस, उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं सेल की, तो दिस इज सेल, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसका जो साइज़ होता है वो अराउंड होता है 0.5 माइक्रोमीटर। तो अब हमारे सेल के न्यूक्लियस का साइज़ है 0.5 माइक्रोमीटर, और डीएनए का साइज़ है अराउंड 2.2 मीटर। तो अब ये सोचो कि 2.2 मीटर का डीएनए, मतलब 2.2 मीटर बहुत बड़ा हो जाता है। 2.2 मीटर हमारी हाइट से भी बड़ा है एक्चुअल में। ठीक है। तो जो इतना बड़ा डीएनए है 2.2 मीटर का, ये जो डीएनए है ये डीएनए किस में फिट होता है? 0.5 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में फिट होता है। अब कैसे होता है? मतलब इतना बड़ा डीएनए एक छोटे से माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस में कैसे फिट होता है? तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होती है। ठीक है। तो हम उसको पढ़ते हैं, इसकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग कैसे होती है वो हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने वूल देखा होगा, वूल का जो बॉल होती है, वूल की बॉल बहुत बड़ी होती है। ठीक है। मतलब वूल जो होती है उसके अंदर से अगर हम वूल को निकाल दें तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन वो एक छोटी सी बॉल के अंदर फिट हो जाता है, लेकिन होता वो कई किलोमीटर तक का है, राइट। तो उसी तरह से इतना बड़ा जो डीएनए है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं डीएनए पैकेजिंग। ठीक है। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टेकन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स। कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर समझ गए, एडेनाइन इज पेयर विथ थायमीन। तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0.34 नैनोमीटर की है। ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमिलियन सेल इज़ कैलकुलेटेड सिंपली बाई मल्टीप्लाइंग द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। अगर हम टोटल नंबर को बेस पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो लेंथ है डीएनए डबल हेलिक्स की वो कितनी निकलेगी? ठीक है। उसके डिस्टेंस कितना है बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर? ठीक है। तो वो कितनी हो जाती है? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू 0.34 10⁻⁻9 मीटर पर बेस पेयर। इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर्स। तो वो कितनी होती है? एक साल के अंदर 2.2 मीटर होती है। तो मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने बेस पेयर हैं? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर हैं, और उनके बीच में लेंथ कितनी है? इतनी है। तो जो अप्रॉक्सीमेटली डीएनए की लेंथ है वो है 2.2 मीटर। ठीक है। और ये कितनी लेंथ है? दैट इज़ फॉर ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज्ड इन अ सेल? तो मतलब इतना बड़ा लॉन्ग पॉलीमर, इतना बड़ा डीएनए का मॉलिक्यूल सेल के न्यूक्लियस में, छोटे से न्यूक्लियस में कैसे फिट हो जाता है, राइट। वो हम समझेंगे। इफ़ द लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए इज़ 1.36 mm। अगर हम बात करें ई कोलाई के डीएनए की लेंथ की, जो कि कितनी है? 1.36 mm है। कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ई कोलाई? तो हम उसके अंदर बेस पेयर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके बिहाफ पे इसको कैलकुलेट करके देखना, और फिर मुझे टेक्स्ट करके बताना कि क्या डिस्टेंस आई। ठीक है। पहले खुद से कोशिश करना, चीटिंग नहीं करना। अगर नहीं समझ में आए फिर मैं बताऊंगा। तो इसको जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि उसके बीच में कितने बेस पेयर्स हैं, उसके बिहाफ पे इनकी लेंथ निकाली गई है मीटर्स के अंदर। तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, उसके बिहाफ पे आप बताओगे कि इसमें बेस पेयर्स कितने होंगे। अब देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, जैसे कि ई कोलाई है, ठीक है, उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और डीएनए कैसा होता है? स्कैटर्ड नहीं होता थ्रूआउट द सेल। मतलब न्यूक्लियस भी नहीं है और डीएनए स्कैटर्ड भी नहीं है। तो डीएनए कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। वो किसके थ्रू हेल्ड होता है? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। और उस रीजन के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन डीएनए को हेल्ड करके रखते हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। और केवल किस में बोलते हैं न्यूक्लियोइड? प्रोकैरियोट्स में, बिकॉज यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस होता है हर एक सेल में एक्सेप्ट वन सेल। यूकैरियोट्स के अंदर, या फिर हम अगर अपनी बात करें तो हमारे अंदर एक सेल ऐसी है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है,
वो आपको बताना है कि वो कौन सी सेल है। द डीएनए इज़ न्यूक्लियोइड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय प्रोटीन्स। तो मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीएनए है वो लार्ज लूप्स में ऑर्गेनाइज होता है, जिसको प्रोटीन हेल्ड करके रखती है। अब यूकैरियोट्स की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। देयर इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स। यहाँ पे एक सेट होता है पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स का, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। अ प्रोटीन एक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन होती है उसके पास चार्ज एक्वायर्ड हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और वो किस पे डिपेंड होता है? अमीनो एसिड्स पे। बिकॉज मैंने आपको क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल्स में बताया था अमीनो एसिड्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, पोलर, नॉन पोलर, ठीक है, इस तरह के अमीनो एसिड्स बताए थे। तो उसी में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी बिहाफ पे जो प्रोटीन्स होते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले अमीनो एसिड्स होते हैं वो इनके अंदर भरपूर मात्रा में होते हैं। तो हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यूज स्पेशली लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, तो लाइसिन होते हैं इसके अंदर और आर्जिनिन्स होते हैं। बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं उनकी साइड चेन के अंदर, और जो हिस्टोन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, एक यूनिट बनाते हैं 8 मॉलिक्यूल्स की, जिसको ऑक्टेन बोलते हैं। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर। और जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है वो रैप्ड होता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, और क्या बनाता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोजोम। तो जो न्यूक्लियोजोम होता है ये बेसिकली रिजाइड करता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियोजोम जो होती है बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है डीएनए की। अ टिपिकल न्यूक्लियोजोम कंटेन्स 200 बेस पेयर ऑफ अ डीएनए हेलिक्स। एक न्यूक्लियोजोम के अंदर 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए हेलिक्स के। तो जो न्यूक्लियोजोम होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है रिपीटिंग यूनिट को। किसकी रिपीटिंग यूनिट? स्ट्रक्चर की न्यूक्लियस के अंदर, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। अगर उसको स्टेन करें तो कलरफुल दिखती है वो माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, और जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं क्रोमेटिन के अंदर वो कैसे दिखते हैं? बीट्स ऑन स्ट्रिंग। मतलब समझ लियो बीट्स ऑन स्ट्रिंग कैसे हो गए? इस तरह के, मतलब एक स्ट्रिंग है उस पर बीट्स है। ठीक है, इस तरह के न्यूक्लियोसोम दिखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बीट्स दिख रहे होंगे, एक धागा जैसी स्ट्रक्चर है उस पर आपको बीट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोला गया इसलिए बीट्स ऑन स्ट्रिंग। अगर हम उसको जब देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, थियोरेटिकली हाउ मैनी सच बीट्स न्यूक्लियोसोम डू यू इमेजिन आर प्रेजेंट इन अ मैमलियन सेल। मतलब क्या है कि अब टोटल बेस पेयर से हमें उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर हैं और टोटल बेस पेयर कितने हैं हमारे पास? इतने। ठीक है, तो हमको उसको चेक करना पड़ेगा कि अगर हम उसको कैलकुलेट कर इसके साथ वो कर दें, क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि एक न्यूक्लियोसोम के अंदर इतने बेस पेयर्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें टोटल बेस पेयर्स को, टोटल जो बेस पेयर्स हैं हमारे, उनको हमें इसमें फिट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि पूरे के पूरे उसके अंदर डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर टोटल डीएनए के कितने न्यूक्लियोसोम्स फिट होंगे। राइट, अब जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग है स्ट्रक्चर जो है ये क्रोमेटिन की, वो पैक होती है किसमें? फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स बनाती है, वो बाद में कॉइल्ड होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं मेटाफेज स्टेज के अंदर, और वो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स बनाते हैं। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। और हायर लेवल की जो पैकेजिंग होती है उसमें और भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उनको जब हम एक साथ अटैच वो कलेक्ट कर लेते हैं तब हम उनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोमल जो डीएनए था, डीएनए रैप हो रहा है सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर्स पे, जिसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। इसके अलावा जो एडवांस टाइप की पैकेजिंग है उसके अंदर अदर प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, और उनको बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इन अ टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। ठीक है, कुछ टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जो क्रोमेटिन का रीजन होता है वो लूजली पैक्ड होता है, और वो कैसा स्टेन होता है? लाइट स्टेन होता है। इसको हम बोलते हैं यू क्रोमेटिन। ठीक है, और जो क्रोमेटिन ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो स्टेन होती है वो डार्क होती है, उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं, जो यू क्रोमेटिन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। तो इनके अंदर स्पेशली ट्रांसक्रिप्शन इम्पॉसिबल होता है। यू क्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन, वेयर एज हेट्रोक्रोमेटिन इज इनएक्टिव। तो समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक डीएनए की स्ट्रक्चर, उसकी पैकेजिंग, न्यूक्लियोसोम, सब कुछ हमने कवर कर लिया है। अब आपको दो चीज़ें बतानी है। एक तो आपको बताना है कि इसके अंदर 200 बेस पेयर है एक न्यूक्लियोसोम में, तो जो टोटल है उसके अंदर कितने होंगे मैमेलियन सेल में।
दूसरा आपको बताना है कि अगर ई कोलाई है तो ई कोलाई की लेंथ है 1.36 mm, तो उसके अंदर कितने बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब समझते हो, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का मतलब, इसका मतलब है कि कैसे पता चला, किसने कंफर्म किया कि डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। वाई नॉट प्रोटीन, वाई नॉट आरएनए, बिकॉज प्रोटीन ऑल्सो मेड फ्रॉम डीएनए इनडायरेक्टली, बिकॉज डीएनए क्या होता है, डीएनए अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन टू फॉर्म आरएनए एंड देन आरएनए अंडरगोज ट्रांसलेशन टू फॉर्म प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन आर द फाइनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डीएनए। तो प्रोटीन क्या है, फाइनल प्रोडक्ट्स हैं डीएनए के। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये कैसे पता चला, किसने ये एविडेंट किया, किसने ये प्रूव किया, किसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए टू शो द डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो वो हम इसमें पढ़ेंगे इस पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए इतना इनफ है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, राइट, जिसके अंदर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे अलग अलग साइंटिस्ट के थ्रू। और फिर इसके बाद में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आरएनए वर्ल्ड, और फिर इसके अंदर कुछ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन द बायोटेक्नोलॉजी और इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू डायग्नोज समथिंग। ठीक है, फिर इसके अंदर रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, इनको जल्दी कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आ गया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें अगर कोई आपको सजेशन देना है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। जब तक के लिए थैंक यू।